हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आइए बहुत बेहतर होंगे। बहुत शानदार लाजवाब तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग अंतिम प्रहार राजनीति शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। टॉप के 25 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने के पूरे 100% चांसेस है। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आखिर ये क्वेश्चंस हैं कौन। ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्लास है। इससे आपको राजनीति शास्त्र का जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 करने के लिए आता है, वो आप बेझिझक कर सकते हो। राजनीतिक मतलब ये होता है ना, खुद से रिलेटेड होता है। ये समझदारी से करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, बताएंगे कैसे होगी समझदारी से। और आप बिल्कुल भी कर सकते हो, इतने समझदार हो ही, एकदम रट लेना है बाबू। ठीक ना, जितना पढ़ाई करना है अभी कर लो, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर पछता रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पछताना नहीं है, मेहनत करना है, कर्म पर विश्वास रखना है। ठीक है, ओके। एक बार फटाफट से चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, सारे बच्चे देख पाएँ। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कुछ दे देंगे और उसी में से क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे 10वीं का एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे शॉर्ट्स देखो। मैथ का MCQ कर लोगे, शॉर्ट्स देखो, केवल शॉर्ट्स। अगर कोई भी बच्चा है जिसे नहीं आ रहा है तो शॉर्ट्स देख लो। इतना मैं शॉर्ट्स डाल दिया हूँ कि उतना आप कर लेते हो तो आपका MCQ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एकदम जानदार, दमदार और लाजवाब, एकदम धांसू क्वेश्चन है, एकदम झमझमाता हुआ इसका आंसर, और बहुत ही शानदार आंसर है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होती है घटना। तो वैश्वीकरण में होता है कि पूरी विश्व की जो इकोनॉमी होती है, या फिर जो विश्व का सारा विश्व एक दूसरे से जुड़ जाता है। वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगता है, सेवाओं का आदान प्रदान होने लगता है, वही वैश्वीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है। जब विश्व का अधिकांश देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक का आदान प्रदान हो तो उसे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। दोनों बात एक ही है, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण शब्द की उत्पत्ति 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990। भूमंडलीकरण की शुरुआत का लगभग दशक पहले हुआ था, 5। ठीक ना, यानी कि 5 भूमंडलीकरण का शुरुआत लगभग दशक पहले हुआ था, 5। ठीक है, 5 दशक पहले हुआ था, इसके कहने का मतलब ये था। ठीक है, उसके बाद भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में हुआ था। ठीक ना, भूमंडलीकरण के नींव 5 दशक पहले पड़ी हुई थी, लेकिन भूमंडलीकरण की शुरुआत 90 में हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा ना, इस लाइन को हटा दीजिए इसमें से, एक सेकेंड। ये जो लाइन है ना, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, अब सही है। भूमंडलीकरण शब्द की उत्पत्ति 1990 में हुआ था और भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में हुआ था। बस ये 3 पॉइंट लिख दोगे, आपको 2 मार्क्स में आने वाले हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। समाज में देखो, हम लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं। क्या करेंगे, गाँव में रहते हैं, लेकिन गाँव में रहना बाबू ना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है गाँव में रहना। देखो, शहर में किसी का किसी से मतलब नहीं होता है, लेकिन गांव में प्रत्येक लोग प्रत्येक के बारे में सोचता रहता है। हमेशा सोचता रहता है कि इसकी बुराई कैसे करें, इसको कैसे नीचे लाएं, इसकी कैसे क्रिटिसिज्म करें इसको। तो गांव में रहना बहुत मुश्किल होता है शहर की अपेक्षा। लेकिन 2 प्रकार के होता है, तो ग्रामीण और शहरी लोग। ग्रामीण लोग, शहरी लोग। तो गांव एवं शहरों में सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय के भिन्नता के आधार पर किया जाता है। व्यवसाय में भिन्नता के आधार पर ही गांव और शहर में अंतर किया गया है। जैसे ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा भाग मुख्यतः कृषि क्रियाकलापों से संबंधित है।
तो गांव के लोग ज़्यादातर क्या कृषि पर निर्भर रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, गांव में क्या कल कारखाने का घरवा में लगाएगा, आप ये बताओ, नहीं ना, तो क्या खेती करेगा ना। तो गांव वाले खेती करते हैं और शहर वाले जो व्यवसाय करते हैं, गैर कृषि कार्य यानी कि व्यवसाय करते हैं, नौकरी उद्योग और व्यापार में संलग्न होते हैं। ठीक है, तो किसके आधार पर किया गया था, तो व्यवसाय में भिन्नता के आधार पर। ठीक, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, अपन गांव के लोग, ग्रामीण लोग किसी से कम है कि हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं डायरेक्ट। ये कोरोना अभी आया था, ये कोरोना जो आया था, कोरोना में सब लोग कहाँ भाग रहा था, घरे। चलो भैया, माड़ भात घरे खाए के मिली ना, सही बोला ना। ठीक है, तो आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? शिक्षा की कमी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, बोलिए क्यों? ऐसा इसलिए बाबू कि आप अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको आपके कर्तव्य के बारे में मालूम नहीं होगा, आपको अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं होगा, हमको हम पर जो शासन कर रहा है या फिर जो नियम बना रहा है उसके बारे में जान नहीं पाएंगे हम। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव से लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनजान रहते हैं। अब अशिक्षित है तो कौन, देखो अब आज से 10 साल 20 साल पहले जाओ तो लोगों को ज़्यादा मैटर नहीं होता था वोट देने से। 20 साल पहले कम से कम जाओ तो बस कहीं गए, हमको वोट नहीं देना है, ला टीप दी। ठीक, जैसे जैसे शिक्षित लोग होंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार कि कौन क्या कर सकता है, हमारे देश को कौन आगे ले जाएगा, हमारी स्थिति को कौन सुधार सकता है, इसके अनुसार शिक्षित लोग वोट देंगे। ठीक है, जिसे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाती और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता। ठीक है, और अगर शिक्षित नहीं है तो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी कि सबकी साथ भागीदारी हो और लोकतंत्र कमज़ोर होता है। कोई एक ही व्यक्ति अपना बैठा रहेगा शासन पर, शासन चला रहा है। ठीक है, तो शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एकदम बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो एक बार सारे लोग लाइक का बटन टिप दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो एक बार। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये PYQ से याद कर लो बाबा, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो इसके लिए 2 कारण दिए गए हैं। क्योंकि यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है। सूचना का अधिकार जो होता है, सूचना हमको जो भी सरकार निर्णय लेती है, जो भी योजनाएं बनाती हैं उसके बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, तो इससे लोकतंत्र सुरक्षित रहता है, यानी कि क्योंकि जनता ने चुनकर उनको भेजा है तो वो नीति निर्धारित कर रहे हैं तो जनता को पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र की, लोक मतलब जनता, ठीक ना, तो लोकतंत्र की जनता की रक्षा है। फिर उसके बाद प्रशासन को पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। सूचना का अधिकार बताता है कि प्रशासन को पारदर्शी होना होगा। जो भी रीजन्स हैं वो आप सामने जनता को बताइए, जनता के सामने उजागर करिए, आप उसको छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार ये हमको राइट देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बाबू, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कीमती समय है ये 5 दिन का, तो फटाफट से करते चलेंगे। ठीक ना, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध क्या होता है? ठीक है, देखो अर्थ का अर्थ होता है पैसा, अर्थ मतलब पैसा, दसंगा पैसा, मतंगा पैसा, तो भाई पैसा है ये यहाँ तो चलता है भाई। ठीक है, और पैसा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उतना भी जीवन से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और खुशियों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पैसा। लेकिन पैसे के से रिलेटेड जो अपराध होता है वही आर्थिक अपराध होता है। सिंपल, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो वैसे अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है आर्थिक अपराध कहलाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पैसा वही। ठीक है, आर्थिक अपराध कहलाते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन,
मतलब विदेश की जो डॉलर है, रियाल है, दिनार है, टका है, पाउंड है, यूरो है, ये सारे जब मुद्राएं हैं वो अवैध रूप से बिना सरकार के नज़र में आए वो अगर आती हैं, विदेशी बैंकों में रुपया जमा करना यानी कि विदेश के बैंकों में आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। फिर कर की चोरी यानी कि आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं, तथा घूसखोरी आदि आर्थिक अपराध के उदाहरण है। ये सारे किसके अपराध हैं? आर्थिक अपराध है, ठीक ना, जिससे अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचती है। अब कर नहीं देंगे, देखो सरकार कहाँ से पैसा लाती है? सरकार किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसे देती है, कहाँ से देती है? तो हम ही लोगों से जो टैक्स लेती है, और टैक्स लेकर हम ही को वो सैलरी के रूप में देती है। और ये तो भाई रूल है कि अगर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आपको उसके लिए पे तो करना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक ना। वो अपने नितिन गडकरी जी साहब बोलते हैं, तो इफ़ यू वांट अ बेटर सप्लाई सो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन। टाइम आपका खोटा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कैसे? तो सिंपल सी बात है, देखो जनता का जनता क्योंकि प्रतिनिधि नियुक्ति है, जनता का जनता के द्वारा, तो जनता से ही कोई प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि होता है, और जनता के लिए शासन और जनता के लिए ही नियम बनाता है। तो हो गया क्लियर, ठीक ना। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ठीक ना, यानी कि जनता में से ही कोई प्रतिनिधि चुनता है और वही उन पर शासन करता है। और कौन चुनता है? तो जनता ही चुनती है, ठीक ना। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ये आपको पास। जैसे कि आपके गांव एक गांव है, ठीक है, वो एक कोई प्रतिनिधि चुनता है और उस प्रतिनिधि को आगे भेजता है जो जाकर ऊपर वाले लोगों से बात करे। तो वो भी तो उन्हीं लोगों में से था, लेकिन एक को भेजा गया ना, तो वो जनता का व्यक्ति हो गया जो शासन करेगा, और जनता के लिए ही करेगा, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए करेगा। और क्योंकि वो जनता वाला है तो जनता द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक ना। तो ज़्यादा जनता जनता आ गया तो हो सकता है इरिटेशन, लेकिन आप लोग समझिएगा बात को, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। भारत में लोकतंत्र का भविष्य आने वाले समय में क्या होने वाला है? तो अच्छा होगा भाई, अच्छा रूप में देखते हो क्या? तो भारत में वर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफ़ी उज्जवल रूप में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर चाइना है, चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, ठीक है। और और इधर ये पाकिस्तान भले ही लोकतंत्र है लेकिन ये जूझ रहा है भाई, एकदम जूझ रहा है, ठीक ना। तो ये सारे संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है। तो प्रयास जारी है, कमियां होती हैं कि कोई भी कुछ भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है, तो कमियां होती रहती हैं, सुधरती रहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या है वो देखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा और आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, उपाय बताना है, ठीक ना। तो आसानी से कर सकते हैं। लोकतंत्र कब सफल होगा? जब लोग शिक्षित होंगे, यानी कि शिक्षा का प्रसार होगा, ठीक ना। जो छोटे नीचे तबके के लोग हैं उनको समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं का, उनकी आपूर्तियों का ध्यान रखना होगा, यानी कि अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं का समान रूप से सम्मान देना होगा, उन पर ध्यान देना होगा। यानी कि अब बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उधर हाईवे बना रहे हैं, रेलवे चला रहे हैं, एरोप्लेन बनवा रहे हैं, और जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। गलियां बन ही नहीं रही हैं, गांव के जो सड़कें होती हैं वो बन ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो उन सबको ध्यान में रखना है। अल्पसंख्यक जो कम संख्या में है उन लोगों पर ध्यान देना है। जैसे कम लोग हैं अभी हमारे भारत में, जो कम लोग हैं वो है मुस्लिम्स, ठीक ना, माइनॉरिटी में है, वो संख्या कम है,
ठीक है। तो उन पर भी समान ध्यान देना चाहिए और ये सरकार बखूबी करती है ये काम कि सरकार अभी जो अपन की सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार, वो सब पर ध्यान देकर उसकी योजनाएं सबके लिए लागू होती हैं। कोई भी अगर एलिजिबल हो तो आप फ़ायदा उठा सकते हो बेधड़क, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, ठीक है। यानी कि समाज के आधार पर अगर कोई किसी से भेदभाव कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। पैसे के आधार पर कि हम धनी हैं, हम तुमसे ऊपर हैं, हम पैसे वाले हैं, तो इसके अंतर भी कम करना और आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना। यानी कि लोग अपने कर्तव्य को और अपने अधिकार को समझे, देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या आवश्यक है, क्या कमियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है। ये सब अगर सही हो जाएगा तो लोकतंत्र अपना सफल, सशक्त और मजबूत बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो सरकार योजनाएं बनाती है, योजना तो सरकार द्वारा ही बनाई जाएगी, लेकिन उसे स्थानीय स्वशासन यानी कि वहाँ की जो प्रशासन है वो क्या करती है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, अप्लाई करने का काम करती है, और इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त, यानी कि कोई एक जगह से बैठा व्यक्ति आप पर नियंत्रण नहीं रख रहा है, वो स्टेप वाइज बांटा हुआ है कि आपका बात कोई और सुनेगा, वहाँ से आगे जाएगा, वहाँ से आगे जाते जाते ऊपर तक जाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो योजना है वो बटी हुई है, ठीक है। जैसे देखो, अब शिक्षा मंत्री जो है वो डायरेक्ट आपसे तो नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। वो अब राज्य के शिक्षा मंत्री को बोलेंगे, राज्य का शिक्षा मंत्री उस बोर्ड या फिर जो भी हो बोर्ड के चीफ को बोलेगा, फिर वो अपने कर्मचारियों को बोलेंगे, फिर टीचर को बोला जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों पर इम्प्लीमेंट होगा ना, तो वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। किस आधार पर आप कह सकते हैं, तो भाई ये तो सिंपल सी बात है कि जनता की आवाज़ को सरकार के पास कौन पहुंचाता है, तो राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दल ही नेतृत्व करते हैं। जब विपक्ष में होगा, जब सत्ता नहीं हाथ लगेगी तो इनकी बातों को उठाएगा, जब सत्ता में आएगा तो इनकी बातों को नहीं सुनेगा, तो फिर जो सत्ता में है वो बिना सत्ता का होगा तो वो बात उठाएगा, सिंपल सी बात है। तो राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। साधारण से शब्दों में लिखा हुआ है, इस आधार पर कहा जा सकता है राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच के कड़ी का काम करते हैं। बहुत ही आसान था, तो आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन पर 50% क्वेश्चन कर चुके हैं बाबू। एक बार दबा के वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक ना। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखें। तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांधों के विरोध में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है, ठीक है। जो गुजरात में नर्मदा नदी बह रही है उस पर बहुत सारे बांध बन रहे थे, तो जो मेधा पाटेकर थे इन्होंने उसका विरोध किया कि इतने सारे बांध सरोवर न बनाए जाए, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना। बांध की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उसके पानी को उधर ही रोक दिया जाता तो नदी का प्रवाह कम हो जाता। फिर विस्थापित परिवार को पुनर्वास एवं उचित मुआवजा दिलाना, यानी कि वहाँ से जो विस्थापित हुए परिवार दूसरे जगह भेजे गए हैं उनको उचित मुआवजा दो और रहने के लिए जगह दो। फिर तीसरा था पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय कराना आदि, ठीक ना। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी, इसके लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय कराना, ठीक ना, उसकी सुरक्षा के लिए उपाय कराना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? बिहार में जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो बिहार में आंदोलन का क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, काम खत्म। तो इन सब में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करो, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। ये जो छात्र आंदोलन हुआ था इसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, नगर परिषद क्या है? ठीक है, देखो नगर परिषद का गठन नगर पंचायत से बड़े शहरों में किया जाता है। ठीक है, जहाँ की आबादी 2 लाख से 3 लाख होनी चाहिए। नगर परिषद कहाँ होता है? जहाँ की आबादी 2 लाख से 3 लाख होनी चाहिए। MCQ में भी आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य क्या है? तो नालियों का निर्माण करना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंधन करना, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंधन करना, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल निर्माण, मानव एवं पशु के लिए अस्पताल का निर्माण। तो ये नगर परिषद के प्रमुख कार्य हैं, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि नगर परिषद के 2 कार्यों को लिखे। ठीक है, तो ये लिख देना है आपको। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये भी आसान से, विकेंद्रीकरण मतलब कि सत्ता का बंटवारा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बटा हुआ। जैसे जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को अस्थायी सरकार के प्रदान कर देता है। ठीक है, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार, ये अपनी सत्ता को नीचे पोस्ट वाइज बांट देते हैं। ठीक है, तो यही होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। जैसे अब बताओ, कोई विधायक है, ठीक ना, क्या विधायक पूरा पंचायत के उस प्रखंड के हर गांव को देख लेगा? नहीं ना। तो उससे पावर किसको बांटा गया? मुखिया को, कि मुखिया काम करेगा। ठीक है, मुखिया से भी 6 गांव कंट्रोल नहीं होगा, तो उससे बात क्या क्या है? वार्ड। ठीक है, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता बटी हुई है। अब देखो, विधायक तो सांसद तो पूरा नहीं संभाल सकता है ना, तो सांसद के अंदर 5 विधायक आते हैं, 6 विधायक आते हैं। तो ऐसे ही होता है। ठीक है ना, तो यही होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण की सारे काम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन, शानदार शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। क्षेत्रवाद क्या है? तो अपने क्षेत्र से लगाओ और अपने क्षेत्र को ही दूसरों क्षेत्रों से, जो दूसरा कोई राज्य है, दूसरा कोई जिला है, प्रखंड है, उससे अपने को अलगाव रखना, अलग रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यह लोकतंत्र का एक अवगुण है। कैसा यार क्षेत्रवाद? वो भी भारत देश का नागरिक है, हम भी भारत देश में है, तो क्षेत्रवाद कैसा कि तुम उस क्षेत्र को हम इस क्षेत्र के? बिल्कुल गलत है, तो ये बुराई है। सांप्रदायिकतावाद क्या है? यानी कि सांप्रदायिकता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है 2 नंबर में। सांप्रदायिकता क्या है? तो यह एक ऐसी भावना होती है, जिसमें लोग अपने राष्ट्र अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। सांप्रदायिकता क्या होती है? तो अपने धर्म को किसी और धर्म से ऊंचा श्रेष्ठ बताना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। वहीं से क्या ना, द्वेष बनने लगता है। मान लो देखो, हिंदू मुस्लिम राइट बहुत ज़्यादा होता है, तो हिंदू बोलते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम बोलते हैं हमारा श्रेष्ठ है, तो फिर यहीं पर दंगे होते हैं, और ज़्यादातर दंगे जो हैं वो मुस्लिम्स द्वारा किए जाते हैं। ठीक ना, मुस्लिम्स द्वारा। अब देखिए, अब ये इसके पीछे रीज़न क्या है क्या नहीं है, लेकिन दंगे हमारे जो भी मोस्ट ऑफ द जो क्या ये निकलती है ना, रथ यात्राएं, या फिर इन पर, या फिर जैसे विसर्जन हुआ, गणपति विसर्जन हुआ, इन पर क्या ना, या फिर दुर्गा पूजा में ये पत्थर फेंकते हैं या फिर वहाँ पर दंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मुस्लिम्स करते हैं मोस्ट ऑफ द। ठीक है, सारे नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादातर। हिंदू में भी है, लेकिन हिंदू में बहुत कम है और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रंग भेद क्या है? तो साफ वर्ड से समझ में आ रहा है, रंग भेद, करिया गोर, करिया गोर। रंग
भेद, रंग के आधार पर किसी में भेदभाव करना। ठीक है, अब करिया गोर का अंतर था ये ना है। कोई लड़की भाव देगी का जो काला लड़का है उसको भाव देगी? जो हैंडसम है उसको तो भाई लाइन पर लाइन लगी हुई होती है लड़कियों की, लेकिन करिया का कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही है, मानव में गोरा और काला रंगों के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को रंग भेद कहते हैं। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। रंग भेद का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति, रंग भेद का विरोध मार्टिन लूथर किंग, और वो कौन थे, उन्हें क्या कहा जाता है, तो अमेरिका का गांधी, याद रखिएगा। अमेरिका का गांधी कौन? मार्टिन लूथर किंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण हत्या से क्या समझते हैं? तो भ्रूण हत्या बहुत बड़ी बुराई है। ठीक है, अगर अब जैसे भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विश्व की जनसंख्या को देखी जाए ना तो बहुत सिकुड़ रही है जनसंख्या, तो जनसंख्या का बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। आप भ्रूण मतलब किसी की जीव हत्या कर रहे हैं, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए यार। ठीक है, कम से कम जान कर तो मत करो, अनजाने में तो होगा होगा वो अलग बात है। रक्षा के लिए अपनी करते तो ठीक होता, ऐसे किसी की हत्या क्यों करोगे? जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है, उस बच्ची को मार दिया जाता है। हमारे देश का लिंगानुपात प्रतिदिन 943 1000 घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। इससे लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लोगों को जागरूक होना होगा कि भाई क्यों जीव हत्या हम करेंगे। वैसे ही अनुपात कम है, 1000 पर 943 हो गया, यानी कि जो 57 को रही हैं वो रणवीर मर्जी हैं। तो लिंगानुपात बढ़ाना चाहिए, लेकिन लोग अब लड़कियों को बोझ समझते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे, आपको और हमें ही समाज को बदलना है, आने वाले समाज को, तो आप समझ के रहिएगा बाबू। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखें। समाज में स्त्रियों के लिए दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी कारण क्या है? तो पहला, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। देखो, मोस्ट ऑफ आप देखना आपके घर में ही आप पढ़ोगे, बीएससी करोगे या फिर बीए, एमकॉम, एमएससी, बीटेक, इंजीनियरिंग, क्या क्या करोगे, और आपकी बहन बहुत ज़्यादा करेगी तो ग्रेजुएशन करेगी, और ग्रेजुएशन करते करते उसकी शादी हो जाएगी। उसको पढ़ाई मिला, वो जितना चाहती थी मिला? नहीं मिला ना, सबको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षा का अभाव भी उनके इस दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी है। फिर आता है उसके बाद महिला में पर्दा प्रथा, यानी कि ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, पुरानी परंपराएं हैं, सही बात है, वो अलग बातें हैं। ठीक है, लेकिन महिला को पर्दा में रखना, वो अपना काम करे अगर वो सक्षम है तो। आज समाज में इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि जब तक दोनों लोग काम नहीं करेंगे काम नहीं चलने वाला है, तो दोनों लोग को काम करना ही होगा। अब जो सक्षम है उसकी बात अलग है, सक्षम नहीं है तो दोनों काम करना ही पड़ेगा। तो आप किसी को एक को अंदर नहीं रह सकते हैं, क्यों? ठीक है, फिर उसके बाद दहेज प्रथा के कारण, और दहेज प्रथा का कारण ये है कि मान लो लड़की का शादी हुआ, उसके पापा बोले 5 लाख 20 लाख, मान लो 20 लाख रुपया देने के लिए, और 10 लाख दिए, 10 लाख नहीं दिए, तो अब लड़की जाएगी तो उसको कोसा जाएगा, पीटा जाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि उस लड़की को जला दिया जाता है, घर में जला के मार दिया जाता है, दम घोट के मार दिया जाता है। वो उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है, उसके माँ बाप को इतनी गाली दी जाती है, गाली बकी जाती है उसके ससुराल में कि वो फांसी के फंदे पर लटक कर मर जाती है। ठीक है, ये सब दहेज प्रथा का ही कुपरिणाम है। इस पर हमने एक निबंध लिखवाया है, जिसमें और अच्छे से हमने बताया कि आखिर ये है क्या दहेज प्रथा। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह एवं सती प्रथा, और छोटी उम्र में जो लड़कियों की शादी हो जाती है, अब तो कम हो गया है, लेकिन छोटी उम्र में जो शादी हो जाती थी उससे भी उनकी स्थिति और ख़राब होती गई। अब देखो, 14 वर्ष के बाद या फिर 12 या 14 होता है, इसके बाद तो हम
परिपक्व होते हैं, वो लड़कियां परिपक्व होती हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, बच्चे पैदा करने के लिए। जब उसी उम्र में शादी कर दिया जाता है तो बताओ, अभी तो निर्माण हो रहा है ना उसका, उस लड़की के गर्भ का निर्माण हो रहा है, और वो 1-2 सालों में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फिर वहाँ से फिर वो उसके अंदर कमजोरी आने लगती है, ज़्यादा मतलब बहुत बहुत जल्दी उम्र ख़त्म होने लगता है, ठीक है। उनको खुलने का समय नहीं मिलता है, महिलाओं को आगे बढ़ने का, अपने बारे में सोचने का और भविष्य के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जो समाज में ये स्त्रियों की दयनीय स्थिति के रीजन्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक विभेद क्या है। तो लिंग के आधार पर लड़का लड़की में विभेद करना ही लैंगिक विभेद या असमानता कहलाता है। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ है लड़का या लड़की। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। खान पान में, शिक्षा में, पालन पोषण में, पहनावा और वस्त्र में अंतर, ठीक है। लड़का होता है, लड़का तो बहरी घूम के खा रहा है कि बचवा हई खाला, बचवा हऊ खाला, काहे तो लड़कियां भी हवा करके चल जाई। वैसे पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा देंगे तो अरे तो अपना के न चल जाई, तो का फायदा जब एकरा पर खर्चा करब, हम अपन लड़का पर खर्चा नहीं करब। ऐसे सोचने वाले लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपने भी ऐसे समाज में देखा होगा, ठीक ना, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। देखो भाई, ये रियल बातें हैं, आपके घर में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी लैंगिक विभेद है, ठीक। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, विविधता में एकता क्या है। विविधता में एकता का सबसे सटीक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। देखो, बिहार और यूपी के लोग कहाँ जाते हैं, मोस्ट ऑफ दिल्ली और वो, बिहार और यूपी की बात करें, दिल्ली और महाराष्ट्र में जाते हैं। जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो दोनों का काम क्या होता है, काम करना। लेकिन इन दोनों को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि ये बिहार और यूपी के हैं। किस जाति से, किस धर्म से, किस समुदाय से आते हैं ये उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनको प्रताड़ित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बिहार और यूपी के हैं। और ये बिहार और यूपी वाले लोग एक साथ मिलकर क्यों रहते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर काम करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं आखिर इसका असली मतलब क्या है, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लिया जाए। तो विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। तो एग्जाम्पल अलग अलग आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया में जो छात्र गए थे पढ़ने, आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऑस्ट्रेलिया में छात्र गए थे पढ़ने तो उनको केवल भारतीय जानकर प्रताड़ित किया जा रहा था। कैसे किया जानकर, भारतीय जानकर प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पर छात्रों ने मिलकर, सभी छात्रों ने, किस धर्म जाति से बिलोंग करे उससे मतलब नहीं है, किस समुदाय से, वो भारतीय वहाँ पर थे ऑस्ट्रेलिया में, तो छात्रों ने मिलकर उन सबका विरोध किया था। उनके द्वारा प्रताड़ना जो दी जा रही थी उसका विरोध किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है। तो सिंपल, परिवारवाद क्या है, ठीक ना। तो परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखो, राजनीति प्रभावित कैसे करता है, तो बाप है अगर मंत्री तो बेटा मंत्री, बेटा मंत्री तो ओकरो बेटा मंत्री, तो ऐसे चलता आ रहा है। जैसे कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है ये, देखो गांधीवादी चल रही है नीति। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर के जो चेहरा है वो राहुल गांधी है। क्या है, राहुल गांधी समझते हैं खुद को, ठीक ना, वो है नहीं राहुल गांधी। इसके पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि गांधी से ही, गांधी परिवार से ही रहेंगे, तो ये सही नहीं है। तो यही होता है परिवारवाद, ठीक ना। अभी देखो लालू तेजस्वी का, देखो लालू है, लालू का बेटा तेजस्वी, देखे ना कुछ ही दिन में तेजस्वी का
जब लड़का होगा तेजस्वी, जब शादी वादी तो उनका लड़का होगा तो वो अपना लड़का के चीफ मिनिस्टर का बना देंगे। अपने तो अभी नहीं बने, बढ़िया ले, अब चीफ मिनिस्टर अपने लड़का को खड़ा करने लगेंगे। तो यही सारा है, ठीक है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करती है, जो लोकतंत्र का प्रमुख गुण है। वो उनके क्या उनमें गुण है जिनको सीटें दे रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो घर वाला है ना, रिश्तेदार है ना, तो दे दो सीट, कोनो दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को विशेष मान्यता न देना, हर धर्मों का समान सम्मान नहीं करना ही धर्मनिरपेक्ष का कहलाता है। और भारत धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर किसी एक धर्म को प्रधान नहीं बनाया गया है, यहाँ पर सर्वधर्म को अपनाया गया है, ठीक ना। सारे धर्म के लोग अपनी स्वेच्छा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने रीति रिवाज के अनुसार पहनावे ओढ़ावे के साथ रह सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी देश या राज्य कोई अपना धर्म नहीं होता। जो कि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, और ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, और अगर हाँ तो कैसे, ये आपको बताना है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हाँ सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। अब हम देखो एकदम एग्जैक्ट जाति का नाम लेकर बोल रहे हैं, ठीक ना। देखो उच्च जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे हो गए, ठीक है। निम्न जाति और कास्टिज मिले तो जनरल, और इधर SC ST OBC ऐसे ले लो, ठीक है। तो बताओ जब एक ही कैंडिडेट रहेगा, सब कोई जनरल का हो जाएगा, तो वो SC ST के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। तो जो नियम बनाएगा वो अपने कास्ट के लोगों के जैसा ही बनाएगा, वो अपने को खुद को सोचकर बनाएगा। और जब सत्ता यहाँ पर न जाकर इनके हाथ में चली गई, SC ST OBC वालों के हाथ में, तो वो किसके अनुसार नियम बनाएंगे? वो तो खुद के लिए बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे, ये बताओ। तो बनाएंगे, तब इनको ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसीलिए दोनों को मिलना जरूरी है। जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों एक साथ रहेंगे, तो निर्णय जो आएगा, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो दोनों को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। इसीलिए सत्ता में साझेदारी भी जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं, आगे डेफिनेशन लिखना कैसे है, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है। सत्ता के बंटवारे से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग के अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सत्ता में साझेदार नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो सत्ता में साझेदारी नहीं होगी तो वो अपने आप को उस समाज से, उन लोगों से अलग समझेंगे। इसीलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, ठीक है, कि दो समूहों समुदायों के बीच में टकराव कम हो, ठीक है, और उनके बीच में जो आपसी भेद मेल मिलाप है और भी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इससे बाहर नहीं आएगा बाबू, 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। और तैयारी मन से करते रहिए। आप केवल ध्यान दीजिए PYQs पर। आप PYQ कर लो, हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। PYQ करो, एकदम PYQ करना है, ठीक ना।